गाइस आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस आमीना ने कराची से शेयर की है। ये बताती है इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो मलीर से है। और मलीर में ये एक ऐसी जगह रहा करती हैं जिस जगह अब से तकरीबन 50 या 52 साल पहले एक बहुत बड़ा सा लुंडा बाज़ार या कोई वीकली मार्केट लगा करती थी। इनका ताल्लुक़ क्योंकि एक मुतवस्सित तबके से था, तो जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी तो ये देखा करती थी कि अक्सर इनके भाई, इनके फादर या घर के जितने भी अफराद हैं वो इस लुंडा मार्केट में, ये लुंडा बाज़ार में ज़रूर जाया करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके घर वाले वहाँ से कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ते में लेके आया करते। तो इस बिना पे ये जो लुंडा बाज़ार था, इसका जो इम्प्रेशन था बहुत ही ज़बरदस्त था। ये बताती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मुझे शौक़ था कि मेरे पास बहुत सारी डॉल्स हों। जैसे कि आमतौर पे उस दौर में या आज के दौर में भी लड़कियों को ये शौक़ हुआ करता है। अब जाहिर सी बात है, हमारी जो फैमिली थी उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी, या अगर आप कहना चाहें कि जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो मेरे लिए, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था कि बहुत आसानी से नए डॉल्स को परचेज़ किया जा सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बर्थडे में एक दिन बाकी था और मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे। यकीनन उनके पास कोई पैसों का मसला था और मैं अपने पेरेंट्स से ज़िद कर रही थी कि इस बर्थडे पे मुझे बहुत बड़ी सी, बहुत ही अच्छी सी डॉल चाहिए। अक्सर जब बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई ज़िद किया करते हैं तो ये जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो किसी भी तौर, किसी भी कीमत उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मेरे वालिदैन के साथ था। जब इनसे मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो बिल आखिर ये जो सामने लुंडा मार्केट मौजूद थी, मेरे मदर फादर वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी डॉल तलाश करना शुरू कर दी। अम्मा अब्बा बताते हैं कि जब ये लोग वहाँ पे गए तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक घूमते चले गए, लेकिन इत्तेफाक से ना ही कोई डॉल वाला नज़र आया और ना ही लग रहा था यहाँ से आज डॉल मिलने वाली है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और बात अंधेरे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, तो अब लगने लगा था जैसे ये जो डॉल है वो नहीं मिलने वाली। और ऐसा ही हुआ कि फिर देखते ही देखते ये जितने भी शॉपकीपर्स थे, ये जो भी पथारे वाले थे, इन तमाम लोगों ने अपना जो भी सामान था इसको समेटना शुरू किया। देखते ही देखते एक हलचल मच गई और जितने भी पथारे वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अम्मी बताती है कि हम भी मायूसी के आलम में वहाँ से वापस आ रहे थे कि जैसे ही हमने उस लुंडा बाज़ार को क्रॉस किया या वहाँ से बाहर निकले तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे अक्सर कचरा पड़ा होता था, मेरे बाबा की नज़र पड़ी। बाबा ने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी, बहुत ही खूबसूरत सी डॉल पड़ी हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही स्लाइटली यूज़ है या इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब जैसे ही उनको ये डॉल नज़र आई, उन्होंने इसको उठाया। उठाने के बाद इसको साफ़ किया और आप यकीन करें कि साफ़ करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई 0 मीटर डॉल है जो मेरे लिए स्पेशली भेजी गई है। अगले दिन जब मेरी सालगिरह का आगाज़ हुआ तो मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे मेरा प्रेजेंट मिले। और ऐसा ही हुआ कि जब मेरी सालगिरह का बाकायदा केक काटा गया, जो कि यकीनन एक छोटा सा केक था या आप कह सकते हैं कि घर में बना हुआ केक था, उसको काटने के बाद बिलाखिर ये जो डॉल का तोहफ़ा था ये मुझे मिला। इस तोहफे को हासिल करने के बाद मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जैसे ख्वाब पूरे हो चुके हैं और ये जो दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं ये सारी की सारी मेरे कदमों में आ चुकी हैं। आम तौर पे जो बच्चे हैं अपनी पसंद के बारे में या अपनी चाहत के बारे में बेइंतहा एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते हैं और वो किसी भी कीमत पे, किसी भी तौर अपनी पसंद की चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। खैर, जब वो डॉल मेरे पास आई तो उसके बाद से मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता कि मैं लेट नाइट तक उस डॉल के साथ खेला करती थी, उसके कपड़े बनाती, उससे बातें करती, उसको पढ़ाती, उसको खिलाने की कोशिश किया करती। गर्ज़ के तमाम वो हरकतें जो बच्चे या बच्चियाँ इस उम्र में किया करते हैं, मैं सारी की सारी वो हरकतें बहुत ही खुशी के साथ कर रही थी। अब जैसे जैसे एक हफ़्ता गुज़रा तो एक हफ़्ते के बाद से कुछ चेंजेस थे जो मैंने नोट करना शुरू किए। मैं अक्सर महसूस करती कि जब भी मैं इस डॉल के साथ खेला करती हूँ, ख़ास तौर पे जब ये मगरिब के बाद का टाइम होता है, तो मुझे बाकायदा महसूस होता कि जैसे मेरे सराउंडेड एरिया में या मेरे अतराफ़ में कोई ना कोई मौजूद ज़रूर है। हालांकि मैं बार बार देखती
कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई था जो अपनी मौजूदगी का या अपने होने का एहसास दिलाया करता था। मुझे अक्सर महसूस होता कि मुसलसल मुझे देखा जा रहा है, कोई है जो मुसलसल मुझे वॉच कर रहा है, मेरी हर एक एक्टिविटी को, मेरी हर एक बात को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन लोग थे, कौन ऐसा कर रहा था, फिजिकली मैंने अब तक किसी को भी नहीं देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सोने के लिए लेटी, तो मैंने अपने सराहाने यानी जिस पलंग पे मैं सोया करती थी उसके बिल्कुल बराबर में वो डॉल रख ली। आमतौर पे मेरी आदत थी मैं इस डॉल को अपने साथ ले के सोया करती थी, लेकिन आज इसको अपने साथ रखने की या अपने साथ सुलाने की जो वजह थी वो ये थी कि मेरी जो अम्मी थी, नानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से नानी के घर रुकने गई हुई थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने हौसला करके अपने बाप के पास रुकने को तरजीह दी थी। मुझसे कुछ फासले पे मेरे अब्बू, मेरे भाई सो रहे थे, जबकि बिल्कुल ऐन वस्त में यानी दरमियान में मैं अपने पलंग पे लेटी हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब देखते ही देखते मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं याद कि रात का कौन सा पहर था, मेरा अंदाज़ा है कि शायद 3-4 बजे का टाइम था। मेरी एकदम से आंख खुली, और ये जो आंख खुलने की वजह थी, इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में यानी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कोई ना कोई मौजूद है जो मुसलसल कोई लोरी सुना रहा है या कोई लोरी गा रहा है। जैसे कि आमतौर पे अक्सर माएँ बच्चों को सुलाने के लिए रात के औकात में लोरी दिया करती हैं, तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कोई बच्चा है जिसको सुलाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही मेरी आँख खुली, तो आँख खुलते ही जब मैंने अपने पाँव की तरफ यानी जहाँ पे मेरे पाँव मौजूद थे, तो वहाँ से जो दरवाज़ा नज़र आ रहा था उस तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि मुश्किल से 14 या 15 साल की होगी, बाज़ाहिर देखने से बहुत ही गोरी चिट्टी, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो या तो गोल्डन बाल हैं या फिर कम से कम उसके जो बाल हैं वो इस कदर चमक रहे हैं जैसे कि उसके बालों में कुछ अलग से रोशनी मौजूद हो। वो अपने हाथ में डॉल को लेके उस गेट के दरमियान खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है मेरी डॉल को उसने गोद में लेने के बाद उसको सुलाना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ये मंज़र देखा, तो एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया। जाहिर सी बात है, मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी। मैं सोचती रह गई कि आखिर ये जो कुछ मैं देख रही हूँ ये हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। ये जो भी मंज़र था ये तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक मेरी आंखों के सामने मौजूद रहा, और मैं मुसलसल उस लड़की को देखती चली गई। अब जैसे ही उस लड़की ने उस डॉल के बाद मेरी तरफ देखना शुरू किया, तो जब मेरी उसके चेहरे पे मुकम्मल तौर पे नज़र गई, तो मुझे ऐसा लगा कि बावजूद इसके कि जो लड़की है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पे जगह जगह कर्ट्स लगे हुए हैं, या फिर इसके चेहरे से मुख्तलिफ जगहों से खून निकलना शुरू हो चुका है। अब जैसे ही मैं उठ के बैठी और एकदम से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले जहाँ पे मेरे फादर सो रहे थे मैंने उनको हिलाना शुरू किया। जैसे ही मैंने अपने बाबा को हिलाना शुरू किया, तो इसी दौरानिए में वो जो भी लड़की थी उसने इस डॉल को साइड में रखा, और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। इसी दौरानिए में जब मेरे बाबा या मेरे भाई उठे, और जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की या एक औरत सामने खड़ी हुई थी, और उसके हाथ में या उसकी गोद में मेरी जो डॉल है वो मौजूद थी। अब ये सुनने के बाद मेरे बाबा ने सबसे पहले मुझे यही समझाया कि बेटा, हमारा जो घर है ये चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर बग़ैर नॉक किए कोई नहीं आ सकता। हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। अब जाहिर सी बात है, मेरी इतनी उम्र नहीं थी, तो बजाय इसके कि मैं उनसे बहस करती, मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि जो कुछ मैंने देखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह मेरा ख़्याल है कि 1 या 2 दिन मज़ीद गुज़रे, और एग्जैक्टली तीसरे दिन या तीसरी रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सोने की तैयारी कर रही थी। जब भी मैं सोने लेटती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हमेशा अपनी डॉल को अपने सराहने रखा करती थी, वैसे ही मैंने सोने से पहले अपनी डॉल को अपने सराहने रखा। अब जैसे ही मैंने अपनी डॉल को अपने सराहने रखा, तो मैंने एकदम से करवट ली,
और करवट लेने के बाद आंखें बंद की और बस मैं नींद में जाने ही वाली थी कि एकदम से मुझे प्यास महसूस होने लगी। अब जैसे ही मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं उठ के बैठी और जब मेरी नज़र अपनी डॉल की तरफ पड़ी तो हैरान कुन तौर पे वहाँ पे डॉल मौजूद नहीं थी। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये जो बात है अपनी अम्मी से, अपने बाबा से शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि मेरा यही ख्याल था कि जब मैं इनको बताऊंगी तो बजाय इसके मेरी बात को सुने या उससे मुत्तफिक हो, ये कहेंगे तुमने कहीं और रख दी होगी। खैर उसके बावजूद मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरी जो डॉल थी वो भी कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन अब अल्लाह जाने इसके बाद कहाँ चली गई है। खैर ये सुनने के बाद मेरी अम्मी मेरे अब्बू के हमरा उस डॉल को तलाश करने लगी। आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके जितना भी घर था, जो भी छोटा मोटा घर था, इस पूरे घर को हमने तलाश कर डाला। ना ही वो डॉल नज़र आ रही थी और ना ही पता चल रहा था कि बिलाखिर इस डॉल को कौन अपने साथ लेके चला गया है। खैर अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मेरे बाबा मेरे भाई के हमरा छत की तरफ गए तो बताते कि जब हम छत पे गए तो हमने देखा कि तुम्हारी जो डॉल है वो छत के ऊपर जो टंकी मौजूद है उस टंकी के नीचे पड़ी हुई थी। अब जैसे ही हमने तुम्हारी डॉल को उठाया तो हमें ऐसा लगा कि जो छत का कॉर्नर है, यानी जहाँ पे छत का आखिरी सिरा मौजूद है, उस कॉर्नर के दरमियान कोई बैठा हुआ है। जब हमने उस तरफ गौर करना शुरू किया या उस तरफ देखा तो हमें भी ऐसा ही लगा जैसे कोई 14 या 15 साल की लड़की है जिसकी कुंजी आंखें हैं, वो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है और वो मुसलसल वहाँ पे बैठ के हमारी तरफ देख रही है। अब एक लम्हे के लिए मेरे बाबा को और मेरे भाइयों को झटका लगा और उनकी समझ ही नहीं आया कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो सरासर हकीकत है या सरासर इनका वहम है। खैर कुछ देर के बाद जब इन्होंने वहाँ पे दोबारा से देखा और जो भी कुरानी आयत आती थी उनको पढ़ना शुरू किया तो बाबा बताते कि इनकी आंखों के सामने सामने वो जो लड़की थी ऐसा लगा जैसे धुआं बन के हवा में गायब हो गई है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और ये जो वाक़यात थे इनमें ना सिर्फ इजाफा हो रहा था बल्कि अब घर वालों को, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स को ये यकीन हो चला था कि जो कुछ मैं कहा करती थी या जो कुछ मुझे महसूस होता था सरासर इसमें हकीकत थी। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जनवरी का दिन चल रहे थे और मेरा ख्याल है कि जनवरी की 17 या 18 तारीख थी। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे जो बाबा हैं वो खाना खाने के बाद सिगरेट पीने के लिए या तो छत पे जाया करते थे या फिर जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे ग्राउंड नुमा जगह मौजूद है वहाँ पे जाने के बाद वॉक किया करते थे। तो वैसे ही जो मेरे बाबा हैं वो खाना खाने के बाद या सिगरेट पीने के लिए उस ग्राउंड में मौजूद थे। वो बताते कि जब मैं उस ग्राउंड में वॉक कर रहा था तो मुसलसल मेरी जो नज़रें थी वो उस ग्राउंड के अंदर थीं कि इसी दौरानी में इनको ऐसा लगा जहाँ पे हमारा घर मौजूद है वहाँ पे यानी उसकी छत पे कोई मूवमेंट हुई है। बाबा बताते हैं कि जैसे ही मुझे वहाँ पे मूवमेंट का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से जब वहाँ पे गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी छत के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि बज़ाहिर 14 या 15 साल की हैं और हुलिये से वैसी ही लग रही हैं जिस तरह की लड़की अब से कुछ दिन पहले हमको नज़र आई थी। बाबा बताते हैं कि कुछ देर तक मेरी समझ ही नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ यह हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। खैर उसके बाद वो तेज़ी से चलते हुए जब घर के अंदर आए और घर के अंदर आते ही उन्होंने हम सबको कहा कि कमरा बंद करो, मुझे ऐसा लगता है कि छत के ऊपर कोई घुस आया है। अब बाबा जैसे ही छत की तरफ गए या छत के ऊपर गए तो हैरान कुन तौर पे उस छत के ऊपर या उस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये जो कुछ हो रहा था, ये जो कुछ नज़र आ रहा था, इससे इनकार करना या इसको ना मानना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। खैर अब जो पानी था वो क्योंकि सर से ऊंचा हो चला था तो हमारे बाबा ने करीबी जो मस्जिद थी उस मस्जिद के जो इमाम साहब थे या जो भी इमाम बारगाह था वहाँ के जो इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया। उनसे रब्ता करने के बाद उनको जो भी वाक़यात थे सारे के सारे वाक़यात की डिटेल बताई। अब वो जो भी मुफ्ती साहब थे या जो भी इमाम साहब थे जब उन्होंने अपने हिसाब से जो भी मालूमात थी वो सारी की सारी इकट्ठी की तो उनको एक चीज़ पे क्लू नज़र आया। उनका ये मानना था कि जो भी आपके साथ वाक़यात होना शुरू हुए
इन वाक़यात के अंदर ये जो डॉल है इसका बार बार जिक्र आ रहा है। खैर, उन्होंने कहा कि जो भी डॉल आपके पास मौजूद है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुमकिन हो तो 2 या 3 दिन के लिए इस डॉल को आप मेरे पास छोड़ दें। मैं अपने तौर पे इस्तिखारा करूँगा, ये जो भी मेरा हिसाब लगाने का तरीका है उस तरीके से हिसाब लगाऊंगा और फिर आपको इन्फॉर्म करूँगा बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या है। खैर, ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाना शुरू किया और जिस दौरानिए में यानी जिन दिनों वो अपने तौर पे इस्तिखारा कर रहे थे या जो भी पढ़ाई उनको करनी थी वो सारी की सारी पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे घर में इस दौरानिए में बेतहाशा वाक़यात होना शुरू हो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि हर 1 या 2 घंटे के बाद कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब 2 दिन के बाद ये जो भी इमाम साहब थे इन्होंने हमसे रब्ता किया, तो हम सब के सामने बात बताने के बजाय इन्होंने मेरे बाबा को अलग ले जाके बात बताना बेहतर समझा। अब हुआ इस तरह से कि जब इमाम साहब से बातचीत हुई और बातचीत के बाद बाबा ने जब हमें सारा का सारा मामला बताया, तो इमाम साहब के मुताबिक ये जो डॉल थी, इस डॉल के अंदर कोई ना कोई ऐसी एंटिटी या इस तरह की चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जिन्हें आप बुरी मखलूक़ात कहा करते हैं, वो सारी के सारे इसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। तो बेहतर यह है कि जो डॉल है इस डॉल को या तो आप मुझे दे दें या फिर इस डॉल को मैं आपको जगह बता देता हूँ, आप फ़ला फ़ला कब्रिस्तान जाएं और उस कब्रिस्तान में जाके एक घड़ा खोदें और घड़ा खोदने के बाद इस डॉल को वहाँ पे दफना दें। जब आप ये अमल करेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि एक तो पाक साफ़ हो, दूसरा जब आप ये अमल कर लें और करने के बाद जब इस डॉल को आप वहाँ पे दफना देंगे, तो दफनाने के बाद आपको किसी भी सूरत पलट के वापस नहीं देखना है। अगर आपने गलती से भी या किसी भी वजह से पलट के अगर पीछे की तरफ देखा, तो उसके बाद जो भी नुकसानात होंगे उसके ज़िम्मेदार सरासर आप ही होंगे। खैर, जैसे जैसे इमाम साहब ने कहा था वैसे वैसे मेरे बाबा ने किया और अल्लाह का शुक्र है कि जब वो कब्रिस्तान गए या वहाँ जाके उन्होंने घड़ा वगैरह खोदा, तो अपने साथ हमारे एक कज़न को, जो कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा बहादुर था, लेके गए थे। खैर, जब उन्होंने वो घड़ा खोदने के बाद जब वो इस डॉल को अंदर लिटाने लगे, तो बाबा बताते हैं कि जब हम इस डॉल को घड़े के अंदर डाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों के या बच्चियों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। और ये जो रोने की आवाज़ें थीं ये इस कदर वाज़ेह थी कि इनसे इनकार मुमकिन नहीं था। खैर, जब इनको दफनाया और दफनाने के बाद ये लोग वापस अपने घर की तरफ आने लगे, तो बाबा बताते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे या जैसे ही हम अपने घर के करीब पहुंच चुके थे, तो हमें बाकायदा हमारा नाम लेके कोई पीछे से आवाज़ें दे रहा था। कभी ऐसा लगता है कि ये जो आवाज़ें हैं वो मेरी आवाज़ है या फिर दादी की आवाज़ है। कभी ऐसा लगता है कि ये जो आवाज़ है वो हमारी नानी की आवाज़ है। यानी कि जितनी भी बार इनको पुकारा गया या इनका नाम लिया गया, तो बाकायदा महसूस होता था जैसे कोई जानने वाला पीछे से आवाज़ दे रहा है। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जब इन्होंने ये अमल किया, तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ हमारे घर के हालात बेहतर हो गए, बल्कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ या एंटिटीज़ हमें नज़र आया करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके नज़र आना बंद हो चुकी थी। अब जब से ये वाक़या मेरे साथ या हमारी फैमिली में पेश आया था, उसके बाद से और अब तक हमारे घर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे ख़ानदान में, जब भी कोई लड़की बड़ी होती है या जो भी बच्चियाँ होती हैं, उनको किसी भी सूरत डॉल के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती।